सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने दिया था 15 सितंबर 1938 को, ऐसे स्पीच को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का ये यूट्यूब चैनल है, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे आपको मिलता है डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित सुबह हम लेकर आते हैं बाबा साहब के भाषण, और आज के स्पीच में हम बात करेंगे हड़ताल क्या होती है। और यहाँ पर दरअसल बात यह है, विधिमंडल मुंबई में हड़ताल, कामगारों के हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। एक ऐसा कठोर कानून बनाया जा रहा है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एक तरह से कामगार हड़ताल नहीं कर पाएंगे, इतना कठोर कानून बनने जा रहा है। लेकिन बाबा साहब चूंकि सदन में मौजूद है, विधिमंडल में मौजूद है, और बाबा साहब तर्क देते हैं। 3 घंटे का भाषण होता है बाबा साहब का। 15 सितंबर 1938 को ये 3 घंटे का जो भाषण बाबा साहब का है, वो हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं 4 भागों में। पहला भाग ऑलरेडी कल हम आपके समक्ष रख चुके हैं, और आज ये दूसरा भाग हम लेकर आए हैं। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे कि किस तरह से बाबा साहब हड़ताल क्या है और किस तरह से कामगारों को गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है कानून बनाकर। इसका तीव्र विरोध बाबा साहब करते हैं, और सिर्फ विरोध ही नहीं करते बल्कि वो देश विदेश विभिन्न देशों का एग्जाम्पल देकर और कानून की विभिन्न धाराओं को समक्ष रखकर इस तरह से रखते हैं कि जो हड़ताल करना है वो एक तरह से कामगारों का अधिकार भी है। यदि उनके मन मुताबिक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हड़ताल ही एक रास्ता होता है। और क्या कुछ कैसे तर्क रखते हैं, ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको जरूर देखना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित आप जानेंगे कि आखिर हड़ताल होता क्या है, हड़ताल कहते किसे हैं। तो आइए अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBEIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है जनतंत्र की विडंबना है कामगारों को बंधक बनाना। यहाँ जनतंत्र है लेकिन कामगारों को बंधक बनाया जा रहा है, जनतंत्र की ये विडंबना घोषित करते हैं बाबा साहब। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में आज दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप स्वयं भी खंड 39 में पेज नंबर 180 से 182 तक देख सकते हैं। 15 सितंबर 1938 को मुंबई विधानमंडल में कांग्रेस सरकार द्वारा नागरिकों की आज़ादी के लिए घातक ट्रेड डिस्प्यूट बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल के पहले पठन के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 घंटों तक जोरदार भाषण किया, जिसमें वे सिलसिलेवार कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने ये बात कही कि ये कानून के खिलाफ है, यानी कि जो कानून यहाँ लाया गया ये सही मायने में कानून के खिलाफ है। 490, 491, 492 की धाराएं बनाते समय भी ये बंधन कामगारों की आज़ादी पर शुद्ध बंधन स्वरूप ही थी। तो ये यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं, उन्हें लागू करने वालों को लग रहा था कि वे जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। आज कहा जा रहा है कि कामगारों के पास हड़ताल करने की आज़ादी ही नहीं होती। इस पर मेरा यही जवाब है कि जो ऐसा कहते हैं वे हड़ताल के सही मायने नहीं जानते। हड़ताल को अगर नौकरी के करार को भंग करना माना जाए तो ये भी मानना पड़ेगा कि हड़ताल आज़ादी के अधिकार का ही दूसरा नाम है। यहाँ बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हड़ताल करना अर्थात आज़ादी का ये दूसरा, आज़ादी का जो अधिकार है उसी का दूसरा नाम हड़ताल है। ये कहते हुए बाबा साहब आगे क्या कुछ कहते हैं, साथ ही साथ हड़ताल के सही मायने क्या है, ये बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आप अगर मानते हैं कि हर इंसान का आज़ादी का अधिकार है, हर इंसान को आज़ादी का अधिकार है, तो आपको ये भी मानना होगा कि हाँ, कामगारों को हड़ताल करने का भी अधिकार है। आज़ादी दैवी अधिकार है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हड़ताल पर जाने वाले हर कामगार को ये दैवी अधिकार प्राप्त है
ये भी आपको मानना ही होगा। किस तरह से तर्क बाबा साहब रखते हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब के तर्कों के सामने जो बाबा साहब ने यहाँ तर्कपूर्ण बातें रखी हैं, तथ्यात्मक बातें रखी हैं, उसके सामने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने के पीछे कांग्रेस की मंशा यही है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हड़ताल को गैर कानूनी ठहराकर हड़ताल करने को अपराध करार देना, इससे पहले किसी भी कानून के अनुसार हड़ताल गैर कानूनी नहीं थी। बाबा साहब का कहना है कि कांग्रेस की मंशा जो है वो ये है कि कामगार हड़ताल न कर सके, और यदि वो हड़ताल करें तो उसे हम गैर कानूनी घोषित कर दें। सामान्य साथियों, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें। इस बात को स्पष्ट करते ही बाबा साहब स्वयं कहते हैं, आगे कहते हैं कि किसी भी कानून के तहत कामगारों की हड़ताल गैर कानूनी साबित नहीं होती। बात स्पष्ट करने की हो रही थी कि बाबा साहब की स्वतंत्र लेबर पार्टी है। स्वतंत्र लेबर पार्टी अर्थात यहाँ बाबा साहब निश्चित रूप से मजदूरों के पक्ष में खड़े हैं, किसानों के पक्ष में खड़े हैं, यूं कहें कि बहुजन समाज के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर खेती किसानी बहुसंख्यक लोग करते हैं, यानी कि बहुजन समाज के लोग करते हैं, और इसलिए बाबा साहब का जो पक्ष है वो बहुजन समाज का पक्ष है, ये हमें समझना ही होगा। किसी भी कानून के तहत कामगारों की हड़ताल गैर कानूनी साबित नहीं होती। ऐसे में कोई भी मुझे इंडियन पेनल कोड की धारा 120A की याद दिला देगा। 120A षड्यंत्र रचने वालों को सजा सुनाने वाली धारा है। हड़ताल को कामगारों के संघ द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र करार मानते हुए इस धारा के सहारे कामगारों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ये दिखाने की कोशिश विरोधी पक्ष के कुछ लोगों से होने की संभावना है। इसके लिए पहले उन्हें हड़ताल करना यानी षड्यंत्र रचना है, ये साबित करना पड़ेगा, लेकिन हड़ताल कभी षड्यंत्र साबित नहीं हो सकती। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में अब से पहले कभी भी धारा 120A के तहत हड़ताल को अपराध साबित करने की कोशिश की गई है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हिंदुस्तान में अब से पहले कभी धारा 120A के तहत हड़ताल को अपराध करने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन मेरे इस कथन को अंग्रेजी कानून में आधार प्राप्त है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने द लीगल पोजीशन ऑफ ट्रेड यूनियंस किताब में से हड़ताल को षड्यंत्र करार देने वाले एक अंग्रेजी केस के फाइनल जजमेंट में से एक परिच्छेद पढ़कर सुनाया। इस जजमेंट में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी सामान्य कानून से हड़ताल गैर कानूनी नहीं ठहरती और हड़ताल करना यानी षड्यंत्र रचना भी नहीं होता, यही निष्कर्ष बताया गया था। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें कि ये जो हड़ताल वाली बात है, ये जनरली तौर पे आपने देखा होगा कर्मचारी अधिकारी जो सरकार के अधीन काम करते हैं वो सभी वर्ग यहाँ पर अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सरकार के अधीन कार्य करने वाले, चाहे वो शिक्षक हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, उन सभी को बाबा साहब के इन तर्कों को समझना होगा। बाबा साहब यहाँ पर हर कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी अधिकारी के समक्ष, किसी भी कर्मचारी के समक्ष, एम्प्लॉय के समक्ष कोई समस्या है और उसे अपनी मांगे मनवानी है, तो विशेष तौर पर जब सामान्य तरीके से मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हड़ताल ही एक रास्ता बचता है, और हड़ताल को यहाँ सरकार गैर कानूनी घोषित करने के पक्ष में है। जबकि बाबा साहब भी ये बात स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हड़ताल करना, आंदोलन करना ये गैर कानूनी नहीं है, ये बल्कि एक तरह से आज़ादी को छीनने जैसा महसूस होता है। तो इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हर शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी को जरूर सुनना चाहिए। 120 धारा के साथ भी यही बात है, जब तक ये बात साबित नहीं की जाती कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़ताल की गई है, तब तक हड़ताल अपराध साबित नहीं होती। हड़ताल के कारण नुकसान होने की संभावना है, लेकिन हड़ताल का उद्देश्य कभी भी नुकसान पहुंचाना नहीं होता। सामान्य साथियों, यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पर एक बात अगर देखा जाए तो लोग जब कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनका एकमात्र मकसद होता है, वो मकसद ये होता है कि उनकी जो विशेष मांगे हैं
उनके जो अधिकार हैं वो कर्तव्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके जो अधिकार हैं, जो मांगे हैं, उनको सरकार को मानना चाहिए। इस समय पूरे भारतवर्ष में एक सबसे बड़ी समस्या पुरानी पेंशन की चल रही है। और अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में एक बड़ा महासम्मेलन किया गया पुरानी पेंशन बहाली के लिए। तो ऐसे में वहां पर ये सम्मेलन था, लेकिन अगर कल को पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी अगर हड़ताल करते हैं तो इसका मकसद ये नहीं होगा कि देश को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, सरकारी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके बुढ़ापे की लाठी है वो मान सम्मान, स्वाभिमान उन्हें वापस दे दिया जाए, जो कभी प्राप्त होता था 2004 और 5 में बंद कर दिया गया। आज ये उनकी जायज़ मांग है निश्चित रूप से, और ऐसे में अगर वो इस तरह की मांग करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो इसे हम कैसे गैरकानूनी कह सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे किसी तरह का नुकसान किसी को पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को मनवाने जैसा कदम होगा। बाबा साहब इसी के पक्ष में बोलते हैं कि कामगारों की मांगें मंजूर करवाने के उद्देश्य से ही हड़ताल की जाती है। इस प्रकार उपलब्ध किसी भी कानून के द्वारा हड़ताल को गैरकानूनी नहीं करार दिया जा सकता। ये बात बता देने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस बिल के तहत हड़ताल करने को अपराध करार देते हुए कांग्रेस सरकार ने कामगारों पर गुलामी लाद दी है। मेरी राय में इस पर कामगारों की नागरिक आज़ादी छीन लेने वाला कानून नाम ही अधिक सटीक बैठता है। कई लोगों को लग सकता है कि सुलह की सभी कोशिशें नाकाम होने तक कुल 2 महीनों तक इस बिल के जरिए कामगारों का हड़ताल करने की मनाही की गई है और इस अवधि के बाद हड़ताल करने की उन्हें पूरी छूट दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस बिल में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके लागू होने के बाद कामगारों पर ही पाबंदी हमेशा के लिए लाद दी जाएगी। कामगार कभी भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काल अब्बे के साथ में हड़ताल के लंबा खींचने का पूरा प्रबंध इस बिल में किया गया है। बाबा साहब की ये स्पीच सुनते हुए आपको भी लगने लगा होगा कि बाबा साहब ने उस कानून को, जो डिस्प्यूट बिल यहाँ पर लाया गया, कामगार डिस्प्यूट बिल लाया जा रहा है, इस बिल को बाबा साहब ने बहुत बारीक से विश्लेषण किया है, अध्ययन किया है, और ऐसे में और उसके परिप्रेक्ष्य में पूरी तैयारी के साथ बाबा साहब यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं। मेरे साथियों, बिल लागू हो जाने के बाद, किए जाने के बाद पहले साल में किसी भी हड़ताल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। लागू की जाने वाली धाराओं को कामगारों की मान्यता मिलने जैसे हालात में या ना हो, उन पर 1 साल की गुलामी ला दी जाएगी। ये बात निश्चित है। यानी कि कानून इस तरह से निर्मित किया गया है कि उससे यूं कहें कि कामगार हड़ताल नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, ये बात अब स्पष्ट करने जा रहे हैं बाबा साहब, और जिन शब्दों को बाबा साहब ने यहाँ पर इस्तेमाल किया, उन्हीं शब्दों को आप तक पहुँचाने की हमारी सार्थक कोशिश है। कामगारों की इसमें से किसी भी तरह छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं। इस 1 साल की गुलामी के बाद क्या होगा? उसके बाद अगर कामगार हड़ताल करना चाहें तो उन्हें पहले इसकी सूचना देनी होगी, यानी पहले नोटिस देने में कुछ समय निकल जाएगा। नोटिस देने तथा उसका जवाब पाने के दरमियान के समय में हड़ताल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि पहले आपको ये नोटिस देना होगा कि हम हड़ताल करेंगे, और इसके बाद जब तक नोटिस का जवाब नहीं आ जाता तब तक आप हड़ताल नहीं कर सकते। तो बाबा साहब इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर नोटिस देने तथा उसका जवाब पाने के दरमियान के समय में हड़ताल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद सुलह कराने की कोशिश होगी। 2 महीनों तक बातचीत चलेगी। 2 महीने तक बातचीत 2 महीनों में पूरी होनी ही चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। कामगार और मालिक दोनों की बातें उभय पक्षों को ठीक लगे तो कामगारों का अहोभाग्य होगा। यानी कि जो उभय पक्ष है, जो मध्यस्थ की भूमिका में है, अगर कामगार और सरकार, मालिक दोनों की बातें उसे ठीक लगे तो कामगारों की बात मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। वरना बातचीत को 4 महीनों तक जारी रखने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है।
यानी कि हड़ताल को 4 महीने तक, 2 महीने तक आप कर नहीं सकते, 2 महीने सुलह का टाइम दिया गया और इसके बाद बातचीत 4 महीने तक चल सकती है मालिक और कामगार के बीच में। बाबा साहब कहते हैं यानी कामगार और मालिक के बीच अनबन पैदा होने के बाद अगले 4 महीने और 25 दिन की अवधि में कामगार किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठा सकता। इस दरमियान के समय में कामगार प्रचार नहीं करेंगे, क्या क्या नहीं कर सकते इस समय में, नोटिस देने के बावजूद संगठन नहीं बनाएंगे, सभा नहीं लेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे और भाषण नहीं होंगे, कुछ नहीं किया जा सकेगा। इस दरमियान किसी भी तरह की तैयारी कामगार नहीं कर सकते। बिल के द्वारा इस पर पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई कामगार इस प्रतिबंध को तोड़ते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। और अगर इन 4 महीनों के प्रदीर्घ समय में बातचीत अगर सफल नहीं हुई तब कामगार क्या करेंगे? सुलह का यह समय बीत जाने के बाद हड़ताल की घोषणा करने के लिए कामगारों को केवल 2 महीनों का समय दिया गया है। सुलह के लिए रखा गया लंबा समय व्यर्थ बीत जाने के बाद इस दौरान असंगठित और तितर बितर हो चुके कामगारों के प्रत्यक्ष विरोध की तैयारी दोबारा करने के लिए 2 महीनों की सीमित अवधि काफी है। क्या सरकार की यही सोच है? हड़ताल के लिए कामगारों का संगठन करते हुए कामगार नेताओं को किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है ये मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैंने ये काम कभी नहीं किया है। लेकिन मुंबई शहर के कामगार आंदोलनों का मैंने जो अध्ययन किया है उसके आधार से मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 4 महीनों तक कामगारों को बंद रखने में हड़ताल की तैयारी के लिए उन्हें फिर संगठित करने के लिए 2 महीनों का समय बहुत कम है। 2 महीनों की समय अवधि में अगर कामगार हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकते उनका हाल बेहद अजीब होने वाला है, क्योंकि हड़ताल न करने की स्थिति में जो शर्तें उन्हें मंजूर नहीं थीं उन्हें मान लेने जैसा होगा। 2 महीनों के बाद अगर कामगार हड़ताल पुकारते हैं और दोबारा अपनी मांगे पेश करते हैं तो उन्हें एक बार फिर इसी क्रम से गुजरते हुए 4 महीने 25 दिनों तक के समय तक बातचीत के संघर्ष का इंतजार करते रहना होगा। इंतजार कीजिए और 4 महीने 25 दिनों तक चलने वाली सुलह की बातचीत के परिणामों का इंतजार कीजिए। परिणाम ठीक ना निकले तो 2 महीनों के भीतर हड़ताल कीजिए। अगर नई शिकायतें हों तो उनके लिए फिर 4 महीने 25 दिनों का चक्कर चलता ही रहेगा। यानी कि जो नोटिस आपने 4 महीना पहले दिया था, 2 महीने सुलह की प्रक्रिया चलेगी और ये जो प्रक्रिया है 2 महीने में पूरी न होने पर 4 महीने तक चल सकती है। इस तरह का प्रावधान कानून में किया गया। परिणाम अगर ठीक न निकले तो कानून में कहा गया, बिल में कहा गया कि उसके बाद 2 महीने के अंदर आपको हड़ताल करनी पड़ेगी। यानी कि 4 महीने तितर बितर हो चुके संगठित लोग अब एक बार पुनः 2 महीने उन्हें एकत्र होना होगा, यूनाइट होना होगा और जब तक यूनाइट होंगे तब तक वो 2 महीना बीत चुका होगा और उसी समय अवधि में उन्हें हड़ताल करना है। कई बार हड़ताल महीनों नहीं सालों चलती है। यहां एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो 2 महीने में आप हड़ताल करेंगे। मान लीजिए 1.5 महीना उसको हड़ताल की तैयारी करने में निकल गया तो मात्र 15 दिन हड़ताल करेगा। सरकार को मालूम है कि हड़ताल 15 दिन बाद खत्म हो जाएगी। ऐसे में सरकार क्यों कामगारों की बात मानेगी? मालिक क्यों कामगारों की बात को मानेंगे? उन्हें मालूम है कि 15 दिन के बाद ये कामगार वापस आएंगे और 15 दिन वो किसी तरह से काम चला लेंगे। कई ऐसी डिफिकल्टीज हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं, प्रतिबंध हैं जो एक तरह से कामगारों को गुलामी में ढकेलने जैसा है। बाबा साहब कहते हैं सुलह की बातचीत वाला इस प्रकार का कालचक्र कामगारों को हमेशा की गुलामी में नहीं ढकेलेगा, ऐसा कोई कह सकता है क्या? और अगर आप सोचते हैं कि ये बिल कामगारों को गुलामी की गर्त में ढकेलने के लिए नाकाफी है तो और कौन सा काला कानून है जो उन पर गुलामी ला देगा, ये जानना भी मनोरंजक है। इस बिल की हड़ताल से संबंधित धाराओं के बारे में इतना विश्लेषण काफी है, ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे लगता है कि इस बिल के तथा 1929 के ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट की हड़ताल में संबंधित धाराओं की तुलना करना बहुत जरूरी है। 1929 के कानून
अब जो 1938 में और 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का यहां अब कंपेयर किया जाएगा बाबा साहब के द्वारा। बाबा साहब कहते हैं इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। कामगारों की हड़ताल करने के अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लागू की गई थी। 1929 में क्या पाबंदियां लागू की गई थी? बाबा साहब कहते हैं इसलिए इन दोनों कानूनों की धाराओं की तुलना में हमें बताएगी कि क्या हम आज़ादी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं या गुलामी और दासता की दिशा में रेंगते हुए बढ़े जा रहे हैं। ये जानना हमारे लिए बोधप्रद होगा। असेंबली के सदस्यों को भी पता चलेगा कि वे किस मोड़ पर आकर खड़े हैं। यानी आज जो बिल यहां कांग्रेस सरकार प्रस्तुत कर रही है विधिमंडल में, उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हैं बाबा साहब। 1929 के कानून की एक धारा के अनुसार राजनीतिक मसलों के कारण की जाने वाली सार्वजनिक हड़तालें गैर कानूनी करार दिए गए हैं। एक और धारा के तहत बिना नोटिस दिए की गई हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया गया है। बिना नोटिस दिए पुकारी गई हड़ताल के मुद्दे पर 1929 के कानून और आज के बिल में समानता दिखाई देती है। सामान्य साथियों, यहां पर आज का हम सीधा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जो इस समय कांग्रेस सरकार 1938 में कामगार के हड़ताल पर प्रतिबंध संबंधी जो कानून बिल लाई है, बाबा साहब अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष स्थापित किए गए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट से कंपेयर करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब बनाया गया था, कब लागू किया गया था, उस वर्ष का नाम बता दीजिए बस। बाद बाकी दो प्रश्न यहां पर है, इस पर भी आप चिंतन मनन विचार कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने द लीगल पोजीशन ऑफ ट्रेड यूनियंस किताब के बारे में क्या जिक्र किया है, क्यों जिक्र किया है। दूसरा प्रश्न है कालचक्र कामगारों को हमेशा के लिए कैसे गुलाम बना सकता है। इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आप दे सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में मैंने आपसे पहले ये जो प्रश्न पूछा है उसी का जवाब आप दे दीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें अभी इसका शेष भाग बाकी है, अभी इसके 2 भाग बाकी हैं। क्योंकि 3 घंटे का स्पीच एक दिन में अगर हम रखेंगे तो संभवतः 3 घंटे स्पीच आप नहीं सुन पाएंगे। इसी छोटा छोटा भाग लेकर 20 से 25 मिनट का भाग लेकर हम निरंतर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग के रूप में डॉक्टर अंबेडकर संदेश ला रहे हैं आप तक। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की, और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। इसे तो 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है, और यदि आप भी इस तरह का बनकर फाइनली निर्माण होगा, एक ये मानचित्र है, इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। और यदि आप भी इसमें अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप कर सकते हैं, अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम।